मैटर के सबसे छोटे और डिवाइड ना होने वाले पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब कि एटम साइज में बहुत छोटे होते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं? अगर हम दीवार वाला सेम ही एग्जाम्पल लें तो सभी ईंटें जो एक दीवार बनाती हैं हमेशा एक पूरी दीवार के मुकाबले छोटी होती हैं, है ना? उसी तरह बेसिक यूनिट्स जो एक पर्टिकुलर मैटर बनाते हैं पूरे सब्सटेंस के मुकाबले में हमेशा छोटे होते हैं। अब आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक एटम कितना बड़ा या छोटा होगा? शायद हम एक दूसरी छोटी एंटिटी लेकर एटम को उससे कंपेयर कर सकते हैं। क्या आप एक चींटी के बारे में सोच सकते हैं? शायद नहीं। ठीक है, तो चींटियां शक्कर के छोटे से दाने ले जाती हैं। इसका मतलब दाने चींटियों से छोटे होते हैं। तो शायद हम शक्कर का एक दाना ले सकते हैं। तो रेत के दाने का क्या, जो शक्कर के दाने से भी छोटा होता है? लेकिन हम रेत के दाने को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो क्या आप इससे छोटा कुछ और बता सकते हैं? जी हाँ, हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम इन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो क्या एक एटम भी एक बैक्टीरियम की जैसा ही छोटा होता है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक अकेला सेल जैसे कि एक बैक्टीरियम मिलियंस ऑफ एटम से बना होता है। चौंक गए ना? लेकिन फैक्ट ये है कि बैक्टीरियम कम से कम एक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, लेकिन एक एटम देखना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि इसे मापने के लिए कोई यूनिट्स नहीं होंगे, है ना? नहीं। इतने छोटे होने के बावजूद हम फिर भी एटम के साइज को एटॉमिक रेडियस से माप सकते हैं। एक एटम के रेडियस को नैनोमीटर्स जैसी यूनिट्स की मदद से मापा जा सकता है। एक सेकंड रुकिए, क्या आप जानते हैं कि एक नैनोमीटर क्या है? सरल शब्दों में 1/10⁻⁹ मीटर्स हमें 1 नैनोमीटर देता है। तो क्या इसका मतलब कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ है? जी हाँ, एक नैनोमीटर इतना छोटा है। और एटम्स नैनोमीटर से मापे जाते हैं, तो सोचिए ये कितने छोटे होंगे। चलिए हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। एक अकेले आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस लगभग 5 × 10⁻⁻11 होता है, जो कि 0.05 नैनोमीटर्स जैसा है। इतना छोटा होता है। अब बताइए कि अगर एटम्स इतने छोटे होते हैं तो हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? कहने की जरूरत नहीं है कि ये पूरी दुनिया को बनाते हैं। जी हाँ, जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं सब एटम से बने हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एटम से बना हुआ है। इसलिए उनके छोटे साइज के बावजूद एटम्स को डिटेल में पढ़ना आवश्यक हो जाता है। अब अगर ये इतने छोटे हैं तो क्या आपको लगता है कि इनका कोई मास होगा? जरा सोचिए, अगर हम कहें कि एटम्स साथ में आकर मैटर बनाते हैं और अगर मैटर का मास हमेशा होता है, इसका मतलब कि एटम्स में कम से कम कुछ मास तो होना चाहिए। जी हाँ, इसके बावजूद कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इनका कुछ मास तो होता है। लेकिन हम एक सिंगल एटम का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या ये करना पॉसिबल है? क्या सिंगल एटम के मास को तोलने के लिए कोई वेइंग स्केल उपलब्ध है? अगर नहीं, तो क्या उसे बनाया जा सकता है? चलिए इसे हमारे अगले वीडियो में देखते हैं। पिछला वीडियो कुछ क्वेश्चंस के साथ अंत किया था। चलिए हम उन्हें आपके लिए याद करते हैं। हम एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या यह करना प्रैक्टिकली संभव है? क्या कोई वेइंग बैलेंस डिजाइन किया गया है एक एटम के मास को वे करने के लिए? चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। हम बस यही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का वजन लगभग 12 किलोग्राम्स है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट बी का वजन नहीं पता और ये हमें ढूंढना है। हम ये कैसे ढूंढ सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक वेइंग बैलेंस है। चलिए इन्हें बैलेंस के दोनों तरफ रखें और देखें कि क्या होता है। ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ए ज्यादा भारी है। अब अगर हमें बी का वजन ढूंढना है तो हमें उसकी तुलना में कुछ छोटा चाहिए होगा। तो मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट ए को 6 समान टुकड़ों में काटते हैं और अब हम ऑब्जेक्ट बी के वजन को एक टुकड़े के साथ तोलते हैं। हम देखते हैं कि ये टुकड़ा ऑब्जेक्ट बी से अभी भी भारी है। ये शायद हमें बताता है कि हमें तोलने के लिए एक छोटे टुकड़े की जरूरत है। तो मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट ए को 12 समान टुकड़ों में काटते हैं, जिसका मतलब कि हर टुकड़े का वजन 1 किलोग्राम है। और अब जब हम इन्हें बैलेंस के दोनों तरफ रखते हैं तो देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अब क्या आप ऑब्जेक्ट बी का वजन बता सकते हैं? जी हाँ, ऑब्जेक्ट ए का हर एक टुकड़ा यहां 1 किलोग्राम का है और इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी का वजन भी 1 किलोग्राम होगा। चलिए अब हम आपसे कुछ पूछते हैं।
क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी का मास ऑब्जेक्ट ए का 1/12 है? जी हां। इसी तरह से हम कोई भी एटम के एटॉमिक मास का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि हम एटम का मास डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम आम तौर पर इसे कार्बन एटम के मास की तुलना में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कार्बन 12 को हमारा स्टैंडर्ड लेते हैं। रुकिए, कार्बन 12 क्या है? इसका क्या मतलब है? एलिमेंट कार्बन में बहुत सारे आइसोटोप्स हैं और कार्बन 12 इनमें से एक है। और क्या आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या हैं? खैर, अभी के लिए हमें बस यही समझना है कि ये सेम एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो कार्बन के केस में एटम्स में हल्का सा फर्क होगा, जिसके कारण ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो कार्बन 12 एक ऐसा आइसोटोप है जो नेचर में लगभग हर जगह पाया जाता है। इसलिए कार्बन 12 के एटम को स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर किया जाता है और एटॉमिक मास 1 एटॉमिक यूनिट की तुलना में कैलकुलेट किया जाता है। और हम 1 एटॉमिक यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब मास यूनिट जो कि कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि ये कार्बन 12 का एक एटम है। हम इसे 12 समान टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। हम इस पूरे यूनिट में से एक टुकड़ा निकाल देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इस एक टुकड़े का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है? जी बिल्कुल। और ये एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 एंड सो ऑन। हम इसे आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप एक व्यक्ति का मास कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम्स यूज करके, है ना? हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का मास 50 किलोग्राम्स है। उसी तरह हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एटॉमिक मास यूनिट्स या 16 AMU है। इसी तरह से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास मेजर करते हैं। जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं वो हैं एटॉमिक मास यूनिट्स। लेकिन क्या हम जानते हैं कि एटम को उसका मास कौन देता है? हमारा मतलब है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है इतने छोटे से एटम को कुछ वेट देने के लिए? चलिए एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में और हम अगले वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एटॉमिक मास कैसे मेजर किया जाता है। अब चलिए एटॉमिक मास को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है? क्या आप इसे एक बार हमारे लिए डिफाइन कर सकते हैं? जी हां, ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की मात्रा होती है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या होगा? जी हां, इसका मतलब एक एटम का मास है, लेकिन हम इसे कैसे डिटरमिन करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक बैग है जो बहुत ही पतले मटेरियल से बना है, इतना पतला कि उसका लगभग अपना कोई मास ही नहीं है। अब हम इस बैग के अंदर कुछ सामान भर देते हैं। अगर इस बैग को एक वेइंग स्केल पर रखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि बैग का टोटल मास उसके अंदर सभी सामान के मास का सम होगा? जी बिल्कुल। उसी तरह एक एटम का मास उसमें मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, इतना कम कि वो लगभग वेटलेस कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है? जी हां, हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और हम ये जानते हैं कि इन दोनों का कुछ मात्रा में मास है। अब हमें एक चीज बताइए कि इन दोनों पार्टिकल्स में से किसे कंसिडर किया जाना चाहिए? क्या हम सिर्फ प्रोटॉन्स के मास को कंसिडर करें या सिर्फ न्यूट्रॉन्स के मास को, या दोनों के मास को साथ में कंसिडर करें? खैर, क्योंकि दोनों के पास काफी मास होता है, हम दोनों के मास को साथ में कंसिडर करेंगे। इस प्रकार एटॉमिक मास एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल मात्रा होती है। इसे मास नंबर भी कहा जाता है। चलिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन के केस में हम देख सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक सेकंड रुकिए, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मात्रा बराबर होती है। तो ऐसा कैसे है कि न्यूट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है? खैर, हमें बताइए कि एडिशनल न्यूट्रॉन्स के मौजूद होने से क्या एटम को कोई फर्क पड़ता है? क्या एटम का चार्ज बढ़ता है या घटता है? बिल्कुल नहीं। ये इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। तो हम एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन से परेशान क्यों होंगे? फ्लोरीन के एटॉमिक मास पर वापस चलते हैं। हमारे पास 9 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। इसका मतलब कि इसका टोटल हमें 19 देगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 यूनिट्स है? जी हां,
फ्लोरीन की तरह ही एल्यूमिनियम में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तुलना में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है। जैसे कि एक एल्यूमिनियम के एटम में हमारे पास 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन्हें ऐड करने से हमें 27 यूनिट्स मिलते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल क्लोरीन का लेते हैं। एक क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 यूनिट्स होगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड रुकिए, कुछ क्लोरीन एटम्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो एक अलग रूप दर्शाते हैं। किसी में 17 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 यूनिट्स देता है। तो इनमें से सही एटॉमिक मास कौन सा है? क्लोरीन के केस में दोनों एटॉमिक मासेस सही हैं। एटम्स जिनमें 17 प्रोटॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका एटॉमिक मास 35 यूनिट्स होता है। और दूसरी तरफ क्लोरीन एटम्स जिसमें 17 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका एटॉमिक मास 37 यूनिट्स होता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हमारे पास एक एलिमेंट के दो अलग तरह के एटम्स कैसे हो सकते हैं, और क्या ये सिर्फ क्लोरीन के लिए वैलिड है या फिर यहाँ और भी दूसरे एलिमेंट्स हैं जो ये फिनोमिनन दर्शाते हैं? चलिए आइसोटोप्स के इस रहस्य के बारे में हमारे अगले वीडियो में जानेंगे। तक हम जान गए हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की मात्रा है, जबकि एटॉमिक मास एटॉमिक न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मात्रा है। तो जब हमें एलिमेंट्स की ये दोनों एंटिटीज रिप्रेजेंट करनी होती हैं, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? क्या इन्हें रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेसिफिक तरीका है? जी हाँ, एलिमेंट के केमिकल सिंबल को एटॉमिक नंबर के साथ उसके लेफ्ट साइड पर नीचे लिखा जाता है, यानी कि सबस्क्रिप्ट में, और दूसरी ओर एटॉमिक मास ऊपर लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट में, कुछ ऐसे। एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। अब हम एक सिंपल एलिमेंट जैसे कि कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसे। C जो कि एटॉमिक सिंबल है, उसके बाद रिस्पेक्टिव जगहों पर एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है। अब क्या होगा अगर कोई दूसरा एलिमेंट हो जैसे कि क्लोरीन? क्या कुछ ऐसा? जी हाँ, एक तरह के क्लोरीन एटम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक तरह का क्लोरीन एटम क्यों कहा? क्या और भी तरह के क्लोरीन एटम्स होते हैं? जी हाँ, कुछ क्लोरीन एटम्स के न्यूक्लियस में 18 की बजाय 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम इस टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जी हाँ, इस रिप्रेजेंटेशन की तरह। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां सेम एलिमेंट के एटम्स अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन फॉर्म्स को आइसोटोप्स कहते हैं। जी हाँ, सरल शब्दों में आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिसमें समान मात्रा में प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग मात्रा में होते हैं। जी हाँ, समान मात्रा में प्रोटॉन्स लेकिन अलग मात्रा में न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हम क्लोरीन के इस केस में देख सकते हैं, सभी एटम्स में 17 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ में 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं जबकि कुछ में 20 होते हैं। तो ये क्लोरीन के आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। उसी तरह हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कार्बन है जिसके 3 आइसोटोप्स हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर आइसोटोप में 6 प्रोटॉन्स हैं लेकिन अलग मात्रा में न्यूट्रॉन्स हैं। एक में 6 है, दूसरे में 7 है और आखिरी वाले में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। हम इन आइसोटोप्स को कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ऐसे नाम देते हैं। अब ये सेम एलिमेंट के अलग फॉर्म्स के बारे में था, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 2 अलग एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास सेम हो सकता है तो? जी हाँ, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 5 अलग एलिमेंट्स लेते हैं, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और आर्गन। अब अगर आप नोटिस करें तो हर केस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मात्रा अलग है। यहाँ ये 16 और 24 है, 19 और 21 यहाँ, एंड सो ऑन। बिल्कुल सही, लेकिन हर केस में न्यूक्लियॉन्स की टोटल मात्रा 40 होती है। न्यूक्लियॉन से हमारा क्या मतलब है? एक न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन होता है। जी हाँ, हर एक चीज जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो न्यूक्लियॉन होती है। तो एक एटम में टोटल न्यूक्लियॉन्स की मात्रा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एटम में टोटल न्यूक्लियॉन्स की मात्रा उसका एटॉमिक मास होती है। जी हाँ, इसे अच्छे से समझें। न्यूक्लियॉन्स की टोटल मात्रा और कुछ नहीं लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है।
जो कि एटम के एटॉमिक मास के बराबर है। तो हमारे एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। यहाँ 5 अलग एटम्स हैं। हालांकि हर केस में प्रोटॉन्स की मात्रा और न्यूट्रॉन्स की मात्रा अलग है, लेकिन हर केस में न्यूक्लियॉन्स की मात्रा सेम है, जिसका मतलब कि एटॉमिक मासेस भी सेम है। कैसे? जी हाँ, ये आसान मैथ है। सल्फर आइसोटोप्स में से एक आइसोटोप जो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, उसमें 16 प्रोटॉन्स और 24 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 40 यूनिट्स होना चाहिए, जो कि 16 + 24 होता है। अगला है पोटेशियम आइसोटोप, जिसमें 19 प्रोटॉन्स और 21 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ फिर से हमें एटॉमिक मास 40 यूनिट्स मिलेगा। और उसी तरह बाकी के हर एक केस में हमें एटॉमिक मास 40 यूनिट्स मिलता है। ऐसे अलग एलिमेंट्स के एटम्स या आइसोटोप्स जिनके सेम एटॉमिक मास होते हैं, उन्हें आइसोबार्स कहते हैं। ये टर्म ग्रीक भाषा से आती है। आइसो का मतलब है सेम और बारोस का मतलब है वेट। याद रखिए, अगर हम 2 आइसोबार्स कंसिडर करते हैं तो हर केस में प्रोटॉन्स की मात्रा और न्यूट्रॉन्स की मात्रा अलग होगी, लेकिन न्यूक्लियॉन्स की टोटल मात्रा या एटॉमिक मासेस सेम होंगे। अब तक हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स समझ गए हैं और एटम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वैलेंसी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे अगले लेसन में सीखते हैं। और हीलियम लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा और उनके स्ट्रक्चर के अलावा क्या आप हमें इन दोनों के बीच और कोई फर्क बता सकते हैं? जी हाँ, सबसे बड़ा फर्क यह है कि हाइड्रोजन कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, जबकि हीलियम ऐसा नहीं करता है। हीलियम एक शांत और अनरिएक्टिव एलिमेंट है जो रिएक्शंस में भाग नहीं लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है जो हीलियम और बहुत से दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि नियॉन, आर्गन और जेनॉन को केमिकल रिएक्शंस में भाग लेने से रोकता है? और एक प्रश्न जो हमारे पास होगा वो ये है कि ऐसा क्या है जो दूसरे एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाता है? इसका आंसर वैलेंसी है। जी हाँ, रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब ये क्या होगा? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स को रेफर करता है और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट या लेआउट होता है। इसका मतलब कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होता है। अब हम वैलेंसी के कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। हमें यहाँ 2 फैक्ट्स को याद करना है। पहला कि इनर मोस्ट शेल या पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। दूसरा, दूसरे शेल से शुरू करते हुए आउटर मोस्ट शेल तक ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सरल शब्दों में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस स्टेट को ऑक्टेट स्टेट कहते हैं। यह टर्म ग्रीक शब्द ऑक्टा से आती है, जिसका मतलब 8 होता है। ऑक्टेट स्टेट स्टेबल स्टेट माना जाता है। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। आपको चॉकलेट्स पसंद है? अब अगर आपके लिए एक चॉकलेट से भरा बैग खुला रखा है, आप एक ही बारी में कितनी लेने की कोशिश करेंगे? ये कहने की जरूरत नहीं कि आप कोशिश करेंगे कि आपके हाथ में जितनी चॉकलेट्स आ पाए उतनी ले लेंगे। इसका मतलब कि कोई भी ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स लेना चाहेगा। लेकिन चॉकलेट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी से क्या संबंध है? चलिए ये रिलेशन समझते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने हाथों को यूज करके ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स लेने की कोशिश करेंगे। उसी तरह एटम्स भी अपने शेल्स में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना चाहेंगे। इसका मतलब कि अगर यहाँ एक शेल है, जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम के केस में, तो एटम्स चाहेंगे कि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। ये एटम के लिए आउटरमोस्ट शेल होगा। ये इन्हें एक स्टेबल स्टेट हासिल करने में मदद करेगा। उसी तरह सभी एटम्स जिनके 2 से ज्यादा शेल्स होते हैं, ये लाजमी है कि वो चाहेंगे कि उनकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। और ये ऐसा क्यों है? जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि किसी भी एटम का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। यही कारण है कि कई एलिमेंट्स में सभी एटम्स उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करने के निरंतर संघर्ष में होते हैं, यानी कि ऑक्टेट स्टेट को हासिल करना। लेकिन ये नामुमकिन है कि सभी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ऑक्सीजन का केस सोचिए, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा जिसमें सभी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल नहीं। रूल के मुताबिक हमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में, क्योंकि पहला शेल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है?
जी हाँ, लेकिन अब ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये स्टेबल स्टेट कैसे हासिल करेगा? आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए क्या किया जा सकता है? जी हाँ, ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या शेयर कर सकता है ना? बिल्कुल, इसी तरह केमिकल रिएक्शन होता है। एक सेकंड रुकिए, क्या हम ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को आपस में देते या लेते या शेयर करते हैं? जी हाँ, और इसी तरह कंपाउंड्स बनते हैं। बिल्कुल, एलिमेंट्स के एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन या शेयर करने से केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ये अंत में हमें कंपाउंड देता है। अब आप हमें बताइए कि एटम्स कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने हैं? वो ये कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स दूसरे पार्टनर के साथ शेयर होने चाहिए? ये सब कौन डिसाइड करेगा? खैर, इन सब क्वेश्चंस का आंसर वैलेंसी है। जी हाँ, चलिए इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में अगले वीडियो में समझते हैं। फॉर्मेशन क्यों होता है? क्या आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं? जी हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि एटम्स हमेशा स्टेबल स्टेट तक पहुंचने का संघर्ष करते रहते हैं। और ये स्टेबल स्टेट क्या है? खैर, अगर एटम्स में एक ही शेल हो तो स्टेबल स्टेट तभी प्राप्त होता है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और अगर एटम्स में 2 या उससे ज्यादा शेल्स हों तो स्टेबल स्टेट तभी प्राप्त होता है जब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। इसे ऑक्टेट कहते हैं। लेकिन स्टेबल स्टेट कुछ एलिमेंट्स के केस में ही देखा जाता है। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन एक्सेट्रा में एटम्स ऐसे डिजायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होते हैं। लेकिन उन एटम्स का क्या जिनमें ये ऑक्टेट नहीं होता है? जी हाँ, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे। इसका मतलब कि वे या तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या देंगे या फिर शेयर करेंगे। लेकिन रुकिए, ये कौन तय करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे? एटम्स को ये कौन बताता है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं या देने हैं? खैर, इन सब क्वेश्चंस का आंसर वैलेंसी है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सरल शब्दों में वैलेंसी को एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि जुड़ने की क्षमता के रूप में डिफाइन किया जाता है। अब इससे हमारा क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी तो उसका मतलब ये होता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए या फिर शेयर किए जा सकते हैं? जी हाँ, इस प्रकार एक एटम की इलेक्ट्रॉन्स देने की, इलेक्ट्रॉन्स स्वीकार करने की या उन्हें शेयर करने की ऑक्टेट स्टेट हासिल करने की क्षमता को वैलेंसी कहा जाता है। और उन एलिमेंट्स के केस का क्या जिनका सिर्फ एक शेल होता है? जी हाँ, ऐसे एटम्स के आउटरमोस्ट और अकेले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेडिंग की जाती है। चलिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। हाइड्रोजन के केस में हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि इसे किसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में ऐड करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन स्वीकार या कभी-कभी शेयर भी करता है। तो अब क्या आप हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी बता सकते हैं? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। इसका मतलब कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? जी हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ये दूसरे एटम्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब हमें बताइए मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? हम जानते हैं कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है। तो अब कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 6। जी हाँ, हम ये देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन कौन सा एटम 6 इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से दे देगा? क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? अब यहाँ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना मुश्किल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को देने के बारे में सोच सकता है? जी बिल्कुल। तो अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल से दे देता है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। इसका मतलब ये सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स एटम्स द्वारा दिए जा सकते हैं ये वो भी बताता है। इसी तरह हम विभिन्न एलिमेंट्स की वैलेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए चलिए ऐसे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं
जो एक कंपाउंड बनाते हैं। हम शायद सोडियम क्लोराइड के बारे में सोच सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए हमें एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम चाहिए। वैसे दोनों की वैलेंसी क्या है? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। उससे पहले कि हम आपको बताएं कि क्या होगा, हम चाहते हैं कि आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या ये बहुत आसान लेन देन का सिचुएशन नहीं है? क्या ये इंडिकेट नहीं करता कि अपने अपने ऑक्टेट स्टेट पूरे करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा? जी हाँ, और यही सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो उसे सोडियम से मिल गया और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था स्टेबिलिटी हासिल करने का। तो दोनों सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है वो ही हमेशा साथ में कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लीजिए। हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। यहां हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इस केस में एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं? यहां बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? खैर, ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, लेकिन कैसे? ये इतना आसान नहीं है। हम इसे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी के लिए हमें ये जानना है कि ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर 1 वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। इसी तरह अलग वैलेंसीज के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। अब जबकि हम जानते हैं कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं कैसे एटम्स एक साथ आकर इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाते हैं। चलिए मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।